न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप अरब नेताओं से मिले। अरब देशों के 8 नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद ट्रंप ने मीडिया से बात नहीं की। जी हां, असल खबर यही है कि बात ही नहीं की गई। मीटिंग के बाद विटकॉफ थम्स अप करते हुए निकल गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग होती है, अरब देशों के नेताओं को बुलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के नेताओं के साथ एक टेबल पर बैठते हैं, लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलता है। कोई आधिकारिक बयान नहीं इस बड़ी मीटिंग के बाद, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, और इस सस्पेंस ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मीटिंग के बाद बोले हैं तुर्की के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही। एर्दोआन की तरफ से कहा गया मीटिंग के बारे में कुछ भी बताने से एर्दोआन ने भी इंकार किया है। एर्दोआन ने कहा ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ना ही डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अरब मुल्क का कोई भी जो नेता है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष है, अभी फिलहाल उसने चुप्पी साध रखी है कि आखिर इस बैठक में, इस मीटिंग में हुआ क्या है। तो दो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मीटिंग हुई है, 8 नेताओं से बैठक हुई है, और वहीं ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा, ना ही एर्दोआन ने कुछ कहा, सिर्फ स्टीव विटकॉफ थम्स अप दिखाकर चले गए। तो देखिए, बड़ा सवाल आखिरकार यही खड़ा होता है कि ट्रंप अरब नेताओं की मीटिंग आखिर छिपा क्या रहा है अमेरिका। खबर क्या है? यूएनजीए से अलग डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बैठक की। अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं से ट्रंप मिले। 8 देशों के प्रमुख इस मीटिंग में शामिल होते हैं। ट्रंप के साथ मार्को रूबियो समेत कई बड़े अधिकारी थे। बैठक के बाद मीडिया से कोई बात नहीं की गई। मीडिया से दूरी बनाते दिखे सभी नेता। मीटिंग में कौन कौन से देश शामिल थे ये आपको बता दें। अमेरिका तो था ही, इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान जैसे तमाम मुस्लिम देश इस मीटिंग का हिस्सा रहे। तो सवाल यह है कि आखिर इस मीटिंग में किन मुद्दों पर हुई है बात, यह आपको बता रहे हैं। मीटिंग की इनसाइड एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने। नंबर 1, फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देना। सवाल यह है कि क्या इजराइल इस पर राजी होगा या फिर नेतन्याहू और भी ज्यादा इस पर गुस्सा हो सकते हैं। गाजा, पूर्वी यरूशलेम पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का नियंत्रण होना, गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती होना, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सामने हमास का सरेंडर करना। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इस पर जो खबरें सामने आ रही सोर्सेस के हवाले से, ये मुद्दे छाए रह सकते हैं। हालांकि पूरी जो डिटेल है वो फिलहाल अभी सामने आने बाकी है इस मुलाकात को लेकर, इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने, ना ही किसी अरब नेता की तरफ से खुलकर यह बात जाहिर की गई है कि आखिर इस मीटिंग में कुल मिलाकर क्या हुआ है। एर्दोआन ने सिर्फ इतना जरूर कहा कि जो भी होगा वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया जाएगा। जी हां, तो देखिए किन मुद्दों पर बात हुई। इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी हमने आपके सामने रखी, और ट्रंप अरब नेताओं की इस मीटिंग के बाद कुछ सवाल खड़े हो गए। ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया से आखिर बात क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल तो हर किसी के जहन में यही है। हर बात मीडिया को बताने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप आखिर चुप क्यों रहे? ये है सवाल। क्या मुस्लिम देशों के नेटो से अमेरिका के राष्ट्रपति डर गए? क्या अरब देशों के तेवर से अमेरिका की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी? क्या अरब और मुस्लिम देशों को मैनेज नहीं कर पा रहा है अमेरिका? यह भी एक बड़ी वजह है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इसके अलावा मेजर जनरल संजय सोय हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेवा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप की तो यही खासियत है, हर सवाल का जवाब देते हैं। अगर छत पर टहल रहे होते हैं और नीचे से पत्रकार पूछते हैं तो भी रिएक्ट करते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अरब देशों के बड़े नेताओं के साथ इतनी बड़ी मीटिंग की जाती है और फिर डोनाल्ड ट्रंप चुप्पी साध लेते हैं, कोई आधिकारिक बयान नहीं, और ऐसा लगता है कि एक एम्बार्गो ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, कोई दूसरा भी कुछ नहीं बोल रहा। बिल्कुल, देखिए यही चुप्पी दरअसल मिडिल ईस्ट में परेशानी का सबब बन सकती है। इसका मतलब है कि बात नहीं बनी है।
अमेरिका भी फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है, इजराइल तो है ही नहीं। और वैसी स्थिति में ऐसा क्या हो सकता है जिसमें अरब देश और अमेरिका दोनों राजी हो गए हों? क्योंकि तुर्की तो कह रहा है कि बातचीत बहुत सकारात्मक हुई, तो जाहिर है कि बातचीत सकारात्मक बातचीत फिलिस्तीन को मान्यता देने को लेकर है नहीं। एक बात और भी गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर एक बड़ा मुस्लिम देश और जो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा साझीदार है वो गायब है, और वो है ईरान। तो इसका मतलब यह है कि अरब देशों और अमेरिका के बीच की मीटिंग का ईरान से कोई कनेक्शन है, यानी कि फिलिस्तीन की जगह पर दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर कोई एक्शन ले सकता है, और जिससे अरब देश भी खुश हो सकते हैं। तो माना यही जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि ईरान को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरह से खुलेआम ईरान को धमकी देते हुए यूएन के मंच से दिख रहे थे, ईरान के सुप्रीम लीडर को वो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहकर संबोधित कर रहे थे। और फिर अगर अरब देश कहते हैं कि बहुत बातचीत सकारात्मक हुई, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिलिस्तीन के बहाने असली जंग ईरान के साथ शुरू हो जाए, इसकी भी संभावना है। बिल्कुल, और पहले भी लगातार कोशिश यही हुई है मनीष कि किस तरह से ईरान में तख्ता पलट किया जाए, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल। तो क्या बड़ी सैन्य कार्रवाई के मूड में है डोनाल्ड ट्रंप? फिर से एक और बड़ी खबर आपको दिखा दे। इजराइल के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और इमैनुअल मैक्रों के बीच बहस हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के सामने मैक्रो ने कहा सैन्य कार्रवाई मुद्दे का हल नहीं है, राजनीतिक और मानवीय कदम भी बहुत जरूरी है। यह मैक्रो की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने कहा मैं इजराइल के साथ हूं। तो हमास का खात्मा इमैनुअल मैक्रो भी चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी, लेकिन तरीके को लेकर तकरार है। अब आप समझिए ट्रंप मैक्रो में तकरार की वजह क्या है। सिर्फ सैन्य उपाय पर्याप्त नहीं है, यह कहा गया है मैक्रो की तरफ से। वैचारिक, राजनीतिक और मानवीय कदम को वो जरूरी बता रहे हैं। वैकल्पिक रास्ते तलाशे जाएं ताकि इस पूरे रीजन में स्थायी शांति हो, यह है मैक्रो की दलील। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा संघर्ष के राजनीतिक हल की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरह से इस पूरे मामले में आगे बढ़ा जा रहा है, इसे सरासर गलत बताया इमैनुअल मैक्रों ने, और राजनीतिक फैसला जरूरी वरना हिंसा लौट सकती है, यह कहा गया है। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ हैं। संजय सोई सर, क्या लगता है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त गाजा में, जिस तरह से कत्लेआम मचा हुआ है, नरसंहार हो रहा है, आम लोग मारे जा रहे हैं हजारों की संख्या में, क्या इस मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? और दूसरी बात ये, जो अरब कंट्रीज के साथ बैठक हुई, वहां से क्या इंडिकेशन आपको मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल करना, यहाँ पे मैं जो इमैनुअल मैक्रो की बात से पूरी सहमत हूँ। देखिए जिस तरह से अभी कत्लेआम हो रहा है गाजा में, आप ठीक है मैं मानता हूँ मिलिटेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर आप इस तरह से आम आदमियों पर, कैंप्स पर, हॉस्पिटल्स पर लगातार हमले नहीं कर सकते। तो एक आतंकवादी या एक जो मैं कह रहा हूँ आज मैं कंपेयर करूँ हिटलर में और नेथन्याहू में, क्या फ़र्क रहेगा अगर इस तरह की एथनिक क्लींजिंग होती है? तो यहाँ दोनों बातें, दोनों मीटिंग लिंक्ड हैं। अगर मैक्रो का जो बयान आया है कि वो आज यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने फ़लस्तीन को 21 और 22 तारीख को रिकॉग्निशन कर दिया है, तो एक वेव निकल के आई है कि किस प्रकार से आज वो इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं और इजराइल की इस तरह की नीतियों के खिलाफ हो रहे हैं। हालांकि सैंक्शंस की बात पर अभी भी उनके अंदर इंटरनल मतभेद हैं, लेकिन ये एक स्टेप है। दूसरी बात, जो अरब देश हैं वो भी इस बात से बहुत खफा है कि किस प्रकार से एथनिक क्लीनिंग वहाँ पर की जा रही है और जिस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है वहाँ पे, ये एक मेजर इशू है। शायद इस करके भी जो अरब देशों को बुलाया गया है, ये भी एक और एंगल उसका, जैसे मनीष ने बताया कि उसके अलावा कि किस प्रकार से गाजा में शांति की जाए, किस प्रकार से वहाँ किसी न किसी निष्कर्ष पर निकला जाए, होस्टेज वापस हो और वहाँ पर ये युद्ध रोका जाए, जो कि ट्रंप का काफ़ी पहले से एक मुद्दा भी रहा है। तो ये अभी जो एक तो कत्लेआम हो गया, दूसरी बात जब कतर के ऊपर हमला हुआ शायद उसके लिए भी बुलाया होगा, वो भी एक पॉइंट आया होगा कि कहीं ना कहीं। देखिए यही ना आकलन लगाए जा रहे हैं कि शायद ये हुआ होगा, शायद वो हुआ होगा, क्योंकि कोई आधिकारिक बयान ही नहीं जारी किया गया। महेश सचदेव सर, ये बात क्या आपको भी हैरान कर रही है? और ईरान की गैर मौजूदगी ऐसे वक्त में जब तमाम मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही हो, क्या बताती नजर आ रही है? क्या फिलिस्तीन की सरपरस्ती ईरान से अरब वर्ल्ड में शिफ्ट तो नहीं होने जा रही? इसमें जो चीज़ साफ जाहिर होती है वो जो विरोधाभास अमेरिका की विदेश नीति में मध्य पूर्व के लिए है। पहली बात तो ये कि वो पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करते हैं, जैसा ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं
कि हमेशा वो इजराइल के समर्थक रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनको जो मॉडरेट अरब कंट्रीज़ हैं, मॉडरेट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनका भी समर्थन चाहिए, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे टर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो और इंडोनेशिया हो। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी विरोधाभास है। इस विरोधाभास के चलते कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे कि इस विरोधाभास को ढका जा सके। दूसरा ये है कि इसमें जो बातें की गई हैं, चाहे वो गाज़ा में फाइनल डे आफ्टर की बारे में हो कि कैसे मुस्लिम देशों की सेनाएं वहाँ पर युद्ध विराम कराएंगी और वहाँ पर शांति मेंटेन करेंगी, या कैसे उसका दोबारा रिकंस्ट्रक्शन जो गाज़ा का होगा उसमें अमीर अरब देशों की क्या भागीदारी होगी, ये सब चीज़ें की जा रही होंगी। और तीसरी बात ये है कि 27 तारीख को या 28 तारीख को ट्रंप साहब की नेतन्याहू के साथ मीटिंग है। तो ये जो है ये अब उस मीटिंग से क्या निकलता है इस पर भी नजर रखनी होगी, लेकिन फिलहाल जो कुछ हुआ है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। करुणा। बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, फिलिस्तीन के मुद्दे पर अकेले पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के मित्र देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता दी है। यूएनएससी के 4 स्थायी देशों ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है, लेकिन इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर अकेले पड़े इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीन के साथ मित्र देश नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन को स्थायी मान्यता देने के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए। अमेरिका के मित्र देशों से इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है एक देश के तौर पर। यूएनएससी में मैक्रो ने कहा शांति के लिए यही एकमात्र रास्ता है। चीन और रूस ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। करीब 150 देशों ने यूएनएससी में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो देखिए, अकेले पड़ गए हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल और अमेरिका। फिलिस्तीन के साथ अमेरिका के ही जो मित्र देश हैं वो आकर खड़े हो गए। अब आगे क्या होगा ये सवाल है। आप देखिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बड़े देश पहले से ही और ज्यादा एकजुट होंगे, ये कहा जा रहा है। इस बात की इंडिकेशन है दुनिया में अमेरिकी दबाव पहले से और ज्यादा कम होगा। इजराइल की वैधता, वैलिडिटी और अमेरिकी लीडरशिप पर भी एक बड़ा दबाव नजर आएगा। यूएनएससी में चीन, रूस की स्थिति पहले से ज्यादा और भी ज्यादा मजबूत होगी। मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, आखिर ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के ही जो मित्र देश हैं वो ही जो बहुत अहम साझेदार है, वो ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ सुर में सुर नहीं मिला रहे। इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, यूरोपीय देशों के और कई पश्चिमी देशों के अपने हित हैं इस मामले में, मिडिल ईस्ट को लेकर या फिर फिलिस्तीन इजराइल के संदर्भ में। लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज की तारीख में यह बात सही है कि इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर जमीन पर फिलिस्तीन को एक मुल्क बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सच है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया की सहानुभूति इजराइल के साथ थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बदले की आग में गाजा पर कार्रवाई की, उसके बाद इजराइल ने वो सहानुभूति खो दी और वो सहानुभूति फिलिस्तीन के पक्ष में आया। हमास आज खत्म भी हो जाएगा, लेकिन उसका वो मकसद जो था फिलिस्तीन को मान्यता देने का, आज वो हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है। यही सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए है। मुझे नहीं पता कैसे वो डील कर पाएंगे, लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही होगी और ट्रंप जाने जाएंगे एक ऐसे अमेरिकी नेता के तौर पर जिसके नेतृत्व में, जिसके व्हाइट हाउस में रहते हुए फिलिस्तीन को ग्लोबल मंच पर एक मान्यता के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर जो सो अधिकृत किया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला हुआ था। 7 अक्टूबर 2025 आने वाली है। हमास का समूल खात्मा हुआ नहीं है, बंधकों की रिहाई हुई नहीं है, और हमास जो चाहता था कि फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता मिले, वो 142 देश दुनिया के दे चुके हैं।
इजराइल और यूरोपीय देश स्पेन में दूरी बढ़ी है। स्पेन ने पूर्ण हथियार प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। एक और अहम खबर, हथियार, टेक्नोलॉजी और ईंधन पर रोक लगा दी गई। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़का है मुस्लिम देशों का गुस्सा। कतर, जॉर्डन ने नेतन्याहू को युद्ध उन्मादी कहा है। पूरे क्षेत्र के लिए नेतन्याहू को एक बड़ा खतरा बता दिया है। इंडोनेशिया ने भी नेतन्याहू की निंदा की है। तो सवाल ये उठा है कि क्या जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये अब नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ जो कुछ इस वक्त, या फिर जो बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण ठान लिया है हाल फिलहाल में, जैसे कतर में हमला हुआ, या फिर जिस तरह से हाल फिलहाल की जो रणनीति है वो इजराइल के सामने आई। तो सीधे सीधे मुस्लिम देशों का गुस्सा नेतन्याहू के खिलाफ नजर आ रहा है। यूएन में क्या कहा गया है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कतर ने कहा नेतन्याहू क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बन गए। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध प्रेमी हैं। गाजा में नरसंहार के लिए इजराइल पूरी तरह से दोषी है, यह कहा है कतर ने। अब जॉर्डन का रुख देखिए। इजराइल पड़ोसी देशों की संप्रभुता के लिए खतरा है। कूटनीतिक समाधान नहीं चाहता इजराइल। गाजा पर स्थायी नियंत्रण चाहता है, परमानेंट फुल कंट्रोल इजराइल चाहता है। इंडोनेशिया ने कहा इजराइल के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं, गाजा युद्ध को हर हाल में रोकना होगा। तो ये मुस्लिम देशों का रुख यूएन के मंच पर नजर आया इजराइल के खिलाफ। बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू को लेकर चिली के राष्ट्रपति का भी बयान आया है। नेतन्याहू के लिए सख्त सजा की मांग कर डाली है चिली के राष्ट्रपति की तरफ से। बहुत बड़ा बयान। गैब्रियल बोरिक ने कहा है नेतन्याहू को कोर्ट से सजा मिले। गैब्रियल बोरिक ने आगे क्या कहा, नेतन्याहू को मिसाइल से ना मारा जाए। तो आप देखिए चिली के राष्ट्रपति नेतन्याहू के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। तो चिली का रुख बहुत सख्त नजर आ रहा है और यह विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंडे को ही देखिए आप, इटली में जेन जी के हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे फिलिस्तीन के पक्ष में। यूएनजीए के मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी वार्निंग दी है। ईरान के एटमी हथियार पर बोले ट्रंप, आतंक के स्पॉन्सर को खतरनाक हथियार की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये कहा है ट्रंप ने। और अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।